Hello students, today I will teach you about MS Excel। आज की इस क्लास में मैं आपको MS Excel, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कुछ बेसिक और कुछ एडवांस चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक्सेल शुरू करने के लिए आपको ये देखना होगा कि आपके कंप्यूटर में एक्सेल है भी या नहीं। तो अगर नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल के लिए आप ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर जाकर अपना आईडी क्रिएट करके वहाँ से आप एजुकेशनल वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको चेक करना है आपके पीसी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या नहीं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो अकाउंटिंग या कैलकुलेशन से रिलेटेड हो, या प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए अगर कोई भी वर्क करना हो, आपको डेटा को मैनेज करना हो, जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं इन सभी को अगर आप जब एक ऑटोमेटिकली तरीके से कंप्यूटर के थ्रू करते हैं अपने जितने भी ऑफिशियल वर्क हो, तो इसे हम ऑफिस ऑटोमेशन कहते हैं। और ऑफिस ऑटोमेशन का ही एक पार्ट है एक्सेल। सो बेसिकली एक्सेल का जो यूज़ है वो है अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए। अर्थमेटिकल दैट मीन्स अगर आप कोई भी ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स अगर आपको यूज़ में आ रही है, लाइक जैसे अगर आप अकाउंटिंग का कोई वर्क करते हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ आप कैलकुलेशंस करते हैं, लाइक अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस या किसी भी तरह का कोई भी मैथमेटिकल वर्क अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप एम एस एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल को भी अगर हम देखें तो हम दो पार्ट में इसको बांट सकते हैं। एक बेसिक एक्सेल जिसके अंदर मोस्टली ये बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड, अगर आप एज अ प्रोफेशनल एक्सेल को यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा सा एडवांस फीचर्स के बारे में भी आपको आगे क्लास में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप एक्सेल स्टार्ट करना चाहें तो आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट मेन्यू में ऑल एप्स में जाइएगा। ऑल एप्स में जाने के बाद ये जो आपके फ़ोल्डर्स हैं यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपके पीसी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का फ़ोल्डर है या नहीं। अगर है तो आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक्सेल, जैसे मेरे पीसी के अंदर एक्सेल 2 के 6 है 2016, देन आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा फास्टली इसको लोड करना चाहें, फास्टली एग्जीक्यूट कराना चाहें अपनी एक्सेल एप्लीकेशन को, तो आप अपने कीबोर्ड से जो स्टार्ट की होता है, विंडो वाला आइकन जिस पे होता है, उसको आप प्रेस करके आर दबाइएगा। आर प्रेस करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जिसको हम बोलते हैं रन। रन में आपको जस्ट सिंपली टाइप करना है एक्सेल और एंटर को हिट करना है। एक्सेल ऑन होने के बाद ये एक्सेल का सबसे पहले वेलकम स्क्रीन आ गया, जहाँ से आप पुरानी कोई भी आपकी बनाई हुई फाइल, या अगर आपको नया काम करना है तो यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक जो ऑप्शन आ रहा है हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा कुछ टेम्पलेट्स भी आ रहा है, जैसे बिलिंग स्टेटमेंट्स के लिए पहले से बना बनाया टेम्पलेट आपको मिल जाएगा। अलग अलग यहाँ पे टेबल्स आपको नज़र आ रही है, तो ये सभी हम बनाना सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक टू ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक वर्कबुक करने के क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं एक जो विंडो आपके सामने है, जो स्क्रीन आपके सामने है। मोस्टली आप कोई भी एम एस ऑफिस का जब कोई भी पार्ट, चाहे वो वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे एम एस एक्सेस हो, ऑलमोस्ट उनका इंटरफेस लगभग सिमिलर है। कुछ ऑप्शंस, कुछ मेन्यूज उसमें चेंजेस हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इस इंटरफेस को समझने की। तो अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर, अगर आप टॉप में ये जो पैनल है, ये जो बार है जिसमें लिखा हुआ है बुक वन, बुक वन और साइड में लिखा हुआ है एक्सेल, ठीक है। ये वाला जो पैनल है जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, आपने जैसा भी थीम सेट किया होगा कंप्यूटर का, ये वैसे ही कलर में शो होगा आपको। यहाँ पे तीनों जो बटन है इनको हम कंट्रोल बटन्स बोलते हैं, जिनमें क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज भी है। और बुक वन जो ये लिखा हुआ आ रहा है, बुक वन दैट मीन्स मेरा वर्क, जिस बुक में मैं कर रहा हूँ वो मेरा वर्क बुक है और ये मेरा पहला बुक है। पहली मैं फाइल ओपन कर रहा है तो यहाँ पे बुक वन आएगा। जब आप इसको सेव करके नया फाइल लोगे तो बुक टू आएगा, बुक थ्री आएगा। इस तरीके से ये एक्सटेंड होता जाता है। अब अगर हम बात करें तो ये आपके हैं मेन्यूज़, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, न्यू, ये जो भी आपको नज़र आ रहे हैं मेन्यूज़ हैं। मेन्यूज़ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे नीचे कुछ ये ऑप्शंस जो नज़र आ रहे हैं ये चेंज होते जाते हैं।
न्यू टैब, फॉर्मूला टैब, जो भी मेन्यू आप सेलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको नीचे मेन्यूज नज़र, ऑप्शंस नज़र आएंगे, जिनके अंदर आपको ये क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, इन्हें हम बोल सकते हैं टैब्स। तो क्लिप बोर्ड एक टैब हो गया, फॉन्ट एक टैब हो गया आपका, अलाइनमेंट एक हो गया, नंबर हो गया, स्टाइल हो गया, सेल हो गया और एडिटिंग हो गया। अब बात करें हम, इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं रिबन। रिबन को आप हाइड कर सकते हो, यहाँ राइट साइड में जो एरो दिया हुआ है जिसका शॉर्टकट भी है Ctrl+F1, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे आपका रिबन हाइड हो जाएगा, और अगेन जब आप Ctrl+F1 दबाएंगे तो ये दोबारा आपको शो होगा। अदरवाइज आप वापस इसी एरो पे आप क्लिक कर सकते हैं। ये एरो जब दोबारा आपको शो होगा तो आपको ये फॉर्मूला बार एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेन्यू आपको शो हो तो किसी भी मेन्यू आइटम पे आप डबल क्लिक कर दीजिए तो ये वापस ऑन हो जाएगा। अब बात करते हैं, आपके सामने ये जो मैथ की एक नोटबुक की तरह जो ये सेल्स नज़र आ रहे हैं आपको, जिसे हम बोलते हैं शीट। नीचे आपको शीट 1 नज़र आएगा। शीट 1 के पास में प्लस भी है, जिस पे आप क्लिक करके काफ़ी तरह की शीट्स अलग अलग आप बना सकते हैं और नई शीट आप ऐड कर सकते हैं। एक्सेल में शीट की कोई लिमिट नहीं होती। एक्सेल में जो शीट्स होती हैं वो आपकी पीसी की मेमोरी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शीट 1 की, तो शीट का कुछ इंट्रो हम समझ लेते हैं। कोई भी शीट जब एक्सेल में ओपन होती है तो उसमें आपको कुछ कॉलम्स और कुछ रोज नज़र आ रही हैं। यहाँ ए, बी, सी, ये जो आपको हेडिंग्स नज़र आ रही हैं ये सब कॉलम्स की हेडिंग है। कॉलम्स एक्सेल के अंदर जो कॉलम्स के नंबर्स होते हैं, कॉलम्स की संख्या होती है वो होती है 16,384, और जो अप एंड डाउन है 1 2 3 4 ये सभी रोज हैं। रोज की जो लिमिट होती है, रोज की जो संख्या होती है वो होती है 10,48,576। सभी शीट्स में ये सेम होती है, इन्हें हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी से शीट के अंदर कहीं से भी काम कर सकते हैं। शीट में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आप एक कॉलम से या फर्स्ट रो से ही काम करो, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। बट मेक श्योर अगर अपने वर्कशीट का, अपने वर्क का प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपका जो पेज काउंट होते हैं वो पेज हमेशा ए कॉलम और फर्स्ट रो से ही काउंट होते हैं। तो प्रिंटिंग पर्पस के लिए मैं आपको आगे जब हम प्रिंट लेआउट पढ़ेंगे, पेज लेआउट पढ़ेंगे, जब मैं इनको सारे ऑप्शंस आपके क्लियर कर दूंगा, तभी हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, कुछ बेसिक कैलकुलेशंस करेंगे। तो आपके सामने जहाँ पे भी मैं किसी भी बॉक्स पे जब मैं क्लिक करता हूँ, इन बॉक्सेस को बोलते हैं सेल। बेसिकली सेल इज अ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम जहाँ मिलते हैं वही आपका एक सेल बन जाता है। सेल जो ये डब्बा आपको नजर आ रहा है, जो बॉक्स नजर आ रहा है, हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है, अपना एक नेम होता है। जैसे अब भी अगर मैं फिलहाल बात करूं तो मैं जिस कॉलम में हूं वो कॉलम है जी, और उसका जो रो नंबर है वो है 5। तो अभी इस सेल का जो नाम है वो है G5। अगर आप फॉर्मूला बार में यहाँ पे नेम बॉक्स में भी देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है G5। G5 यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है I5, बिकॉज मैंने रो चेंज नहीं किया है बट कॉलम मैंने चेंज किया है। मैंने G से I कॉलम में आ गया हूँ, और जो रो है वो मेरी है 5th रो। तो ये जो सेल हैं, आप सेल में कोई भी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू आप टाइप कर सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक का मीन है आप कोई भी टेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिखकर उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसमें किस तरीके से आपको कैलकुलेशंस करनी है। तो इसके लिए अभी मैं आपको कोई अलग से एक्सेल का ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, आपको बस चाहिए कि आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स का नॉलेज हो, बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज हो, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मैनिपुलेशन, डिवीजन, इन्हीं सब चीज़ों से आज हम कुछ कैलकुलेशंस करके देखेंगे। तो जब आप किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं, तो जैसे मैंने बताया नेम बॉक्स में आपको शो कर रहा है D4। D4 के आगे अगर आप फॉर्मूला बार में देखेंगे तो फॉर्मूला बार ब्लैंक है, बिकॉज D4 में कोई भी वैल्यू नहीं है। अब मैं D4 पे क्लिक करके मैं कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, लाइक मैं इसमें पुट कर देता हूँ 100। आप देखेंगे कि जब आप 100 पे क्लिक करते हो तो यहाँ ऊपर भी आपको 100 शो हो रहा है, और यहाँ D4, दैट मीन्स D4
के अंदर जो वैल्यू है वो है 100। तो बेसिकली जो सेल है वो या तो कोई वैल्यू कंटेन करेगा या फिर कोई फॉर्मूला, कोई एक्सप्रेशन जो आपने उसको दी है। जैसे अब मैं किसी और सेल के अंदर अमाउंट डाल देता हूँ 500। तो जो 500 है, अगर मैं आपसे पूछूं 500 का जो एड्रेस है, जो सेल है वो कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे उसका एड्रेस है G2, बिकॉज G कॉलम में 2 नंबर का रो है मेरा। अब अगर आपको इन दोनों नंबर्स पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, लाइक जैसे अगर आपको इनको ऐड करना हो, इनमें आपस में सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो उसके लिए भी आप किसी भी सेल पे क्लिक कीजिए जहाँ पे आप अपना रिजल्ट चाहते हैं, आउटपुट चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे टोटल हो। टोटल में कर रहा हूँ अभी F6 के अंदर। तो बेसिकली F6 तो लिखा हुआ ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू, अगर मैं मैथ की बात करूँ, बेसिक मैथ की बात करूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन करता है कि A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 10 और C इक्वल टू उसने बोला है आपको A प्लस बी, तो जाहिर सी बात है A प्लस बी, दैट मीन्स A की वैल्यू 5 थी, B की वैल्यू 10, देन C इक्वल टू 15। Just like mathematics rules, we will do calculation in Excel। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर F6 की, F6 में टोटल लाना चाह रहे हैं हम, तो आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे भी सेल में भी टाइप कर सकते हैं और अदरवाइज यहाँ फॉर्मूला बार पे क्लिक करके भी टाइप कर सकते हैं। जब आप यहाँ टाइप करेंगे तो वो वहाँ पे भी टाइप होगा फॉर्मूला बार में। तो बेसिकली फॉर्मूला बार किस काम में आता है वो भी मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले, एक्सेल में जब भी कोई कैलकुलेशन करो, चाहे आप एडिट ऐड करो, डिलीट, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवीजन करो, कोई भी कैलकुलेशन, किसी का परसेंटेज निकालना हो, तो सबसे पहले हमें इक्वल साइन लगाना होता है। इक्वल साइन लगाने के बाद अब आपको 100 प्लस 500 को ऐड करना है। तो 100 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है। आप चाहें तो 100 प्लस 500 ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 600 आ चुका है। बट प्रॉब्लम क्या होगी इन फ्यूचर, अगर आप ये 500 को सपोज दैट 300 कर देते हो, तो ये 600 चेंज नहीं होगा, बिकॉज 600 जो आया है वो 100 प्लस 500 से आया है। अगर आप इसका फॉर्मूला बार में इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो यहाँ पे इक्वल 100 प्लस 500 आपको शो हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि जब आप इनपुट वैल्यूज़ को चेंज करें, इन दोनों वैल्यूज़ में किसी भी वैल्यूज़ को चेंज करें और टोटल भी आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो, तो आप 600 टोटल करते समय आपको लिखना है इक्वल 100 की जगह आपको लिखना होगा D4 उसका एड्रेस, प्लस 300 की जगह लिखना होगा उसका एड्रेस लाइक G2, देन हिट एंटर। अब आप देखेंगे यहाँ 400 शो हो रहा है। मैं अगेन इसको 500 कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा जो मेरा आउटपुट था। अब बेसिकली फॉर्मूला बार करता क्या है, 600 पे आप जब कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको 600 शो हो रहा है, बट ये 600 आपने नहीं लिखा, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है। तो ये क्यों जनरेट हुआ है, जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई फॉर्मूला होगा। वो फॉर्मूला क्या है उसको देखने के लिए फॉर्मूला बार का हम यूज करते हैं। तो फॉर्मूला बार में आप देखेंगे कि इक्वल D4 प्लस G2 आपको नजर आ रहा है। तो फॉर्मूला बार बेसिकली आपको या तो वैल्यू शो करेगा सेल की, या फिर उस पर अप्लाई किया कोई भी फॉर्मूला, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका एक्सप्रेशन आपको शो करेगा। उसका इक्वेशन जो भी होगा वो आपको फॉर्मूला बार में नजर आएगा। तो बेसिकली इसी तरह से हम कोई भी बेसिक चीजें जो हम मोस्टली करते आए हैं, लाइक जैसे आज मैं आपको एक बेसिक मार्कशीट बनाकर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ हेडिंग मेंशन कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया है सब्जेक्ट्स, यहाँ डाल दिया है मार्क्स। सब्जेक्ट में मैं बेसिक सब्जेक्ट्स ले लेता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडी, साइंस, एंड थर्ड वन कोई भी लैंग्वेज, संस्कृत या उर्दू। मार्क्स आपको 100 में से देने हैं तो यहाँ पे मैंने 98 कर दिया, यहाँ 85, 82, 79, 83 जो भी मार्क्स आप देना चाहें। नाउ अब मुझे इन सभी मार्क्स का टोटल करना है। तो टोटल के लिए मैं पहले जो मेरा एग्ज़ाम जो टोटल मेरे मार्क्स हैं ओवरऑल वो है 600। अब बात करता हूँ ओबीटी मार्क्स की। तो ओबीटी मार्क्स मुझे यहाँ लेकर आने हैं। मैं अभी जिस सेल में हूँ वो है G4। तो G4 में टोटल करना है मुझे इन सभी सब्जेक्ट के मार्क्स का। तो मैं सबसे पहले इक्वल लगाऊंगा। इक्वल लिखने के बाद
आपको 98, 85, 82 ये सभी नंबर्स को आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, इनका एड्रेस आपको टाइप करना है। तो 98 जिस सेल में है उस सेल का एड्रेस है C2, C2 अगेन C3, C4, C5। जरूरी नहीं है आप इनको सीक्वेंस में लिखें, जैसे C5 के बाद मैं डायरेक्ट C7 भी लिख सकता हूँ, प्लस C6 भी लिख सकता हूँ। तो सीक्वेंस आप जरूरी नहीं है सीक्वेंस में आप लोग करें, जो भी वैल्यू पिक करनी है उसका एड्रेस आप लिखें और एंटर कर दीजिए। ऑब्टेन मार्क्स मेरा 517 आ चुका है। इसी तरीके से मैं अपना परसेंटेज भी निकालूंगा। सो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, मोस्टली आप स्कूल कॉलेजेस के अंदर अपने एग्जाम का परसेंटेज जैसे निकालते हैं, सेम वही हमें यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले हमें इक्वल लिखना होगा, क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले हम एक्सेल में इक्वल लगाते हैं। इक्वल के बाद आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं 517, जो कि 600 में से है। तो 517 जो हमने लिखना है, 517 जो है G4 में हमें लिखना होगा G4 डिवाइड बाय 600। 600 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, बिकॉज 600 एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है, ये चेंज होगी नहीं। मल्टीप्लाई के लिए हम एस्ट्रिक सिंबल यानी स्टार का यूज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 देन एंटर। आप लोग देखेंगे आपका परसेंटेज आपको शो हो रहा है, परसेंटेज शो होगा, पॉइंट्स में शो हो रहा है। पॉइंट्स के बाद अगर आप देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट जो है मेरे हैं 5, 1, 6, 6, 6, 7। अगर आप इनको डिक्रीज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट सिर्फ 2 फ्लोटिंग पॉइंट्स रहें यहाँ पे, तो आप ऊपर रिबन में नंबर टैब के अंदर डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल 2 ऑप्शन आपको नजर आते हैं। तो इंक्रीज तो मुझे करना नहीं है, डिक्रीज आप कर सकते हैं। आपने इसको डिक्रीज कर दिया 2 फ्लोटिंग पॉइंट तक। ठीक इसी तरीके से आप और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप पहले ये बेसिक टेबल बनाकर देखिए। नेक्स्ट क्लास में हम और भी एडवांस टेबल्स देखेंगे जो आपके डेली रूटीन में काम आएगी, जो आपके स्टूडेंट जो भी आपका वर्क है, आपका कॉलेज वर्क है, किसी भी तरह की कैलकुलेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू।